शिव शक्ति कैरियर एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था। आज हम सब संज्ञा से आगे सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सबका नाम। उसके बाद में अभी एक परीक्षा में आया था यूपी SSC के कि सर्वनाम का अन्य नाम क्या है। सर्वनाम का अन्य नाम, तो सर्वनाम का जो अन्य नाम होता है वो होता है संज्ञा प्रतिनिधि। क्या होता है? संज्ञा प्रतिनिधि। इसका मतलब ये हुआ सर्वनाम का जो अन्य नाम है वो है संज्ञा प्रतिनिधि। तो इसकी परिभाषा से हम देखेंगे तो पता चलेगा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा होगी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैं, तुम, वह, कोई, कुछ, जो, क्या, कौन आदि, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये सर्वनाम है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? आइए उनके बारे में हम जानते हैं। सर्वनाम के भेद या फिर प्रकार, आपसे पूछ सकता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम या सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तब आपको ध्यान रखना है सर्वनाम की जो संख्या प्रकार पूछेगा तो 6 होता है, लेकिन अगर संख्या की बात करेगा तो आपको लगाना है वहाँ पर ऑप्शन में 11 दिया होगा। इस बार यूपी SSC में ये भी प्रश्न आ चुका है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तब आपको संख्या पूछेगा 11 लगाना है। अगर आपसे सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछता है तब आपको 6 लगाना है। उसके बाद में जो सर्वनाम के जो भेद 6 हैं, आइए उन पर हम बात करते हैं। और आपको आज एक नए तरीके से मैं चाहूँगा कि बिना लिखे हुए आपको इसके बारे में बताऊं। एक नए तरीके से सर्वनाम के प्रकार के बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे, जिसको समझना बहुत ही आसान होगा। कौन कौन से हमारे भेद हैं? नंबर 1 पर अगर हम बात करें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे हम बात करें
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे अगर हम बात करें, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो 6 नंबर पे हम बात करें तो आएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। अभी परीक्षा में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तब आपको ये पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो आपके ये 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से दिए गए होंगे और एक आपका जो इसका ऑप्शन दिया होगा उसमें दिया होगा जातिवाचक सर्वनाम, इस तरह से कुछ दिया होगा, या फिर आपका दिया होगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम या समूहवाचक सर्वनाम। तब आपको देखना है कि जब हमारे 6 ही होते हैं और 6 के नाम दिए गए हैं, बस इनमें से कोई भी अगर आपका दूसरा आता है वही हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में हम एक एक करके कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है या किसे कहते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जिस सर्वनाम से हमें यह पता चले कि किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अभी युवा कल्याण अधिकारी में यहीं से प्रश्न आया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं या कितने तरीके से उसको बताया गया है। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है यानी जिस सर्वनाम से पुरुष का बोध होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये इसके अंतर्गत हम देखेंगे 3 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट जो हमारा दिया गया है वो है उत्तम पुरुष। दूसरे में अगर हम बात करें तो मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और जो तीसरा इसके अंतर्गत आएगा वो है आपका अन्य पुरुष। यही प्रश्न पूछा था UPSSC आयोग ने। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष में कर्ता के बारे में बात की जाती है। जैसे मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हो जाऊँगा, लेकिन आप हमें सुन रहे हैं या आप हमें देख रहे हैं वो आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष। लेकिन जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं या किसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो जो वहाँ पर सर्वनाम आएगा वो सर्वनाम कहलाएगा अन्य पुरुष। इसका मतलब ये हुआ इसमें एक उत्तम पुरुष में स्वयं के बारे में बात की जाती है या कर्ता के बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष में जो श्रोता होता है उसके बारे में बात होती है, और अन्य पुरुष यानी जिस टॉपिक पर या जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वो हमारा उत्तम पुरुष कहलाएगा, वो हमारा अन्य पुरुष कहलाएगा। अब उत्तम पुरुष में जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं बात करूं उत्तम पुरुष में लिखेंगे मैं, हम, हमको, मैंने, मुझे। ये सारे सर्वनाम कैसे सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर ऑप्शन आपका यहाँ से दिया है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं तो इसके ये तीनों प्रकार दिए गए हैं, ये तीनों में से उत्तम पुरुष है। अगर ऑप्शन में आपको यहाँ से तीनों दिए जाते हैं तब यहाँ से आप देखेंगे कि ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसके बाद में मध्यम पुरुष में मैंने बताया कि श्रोता के बारे में बात होती है। तो मध्यम पुरुष इसका मतलब जैसे यहाँ पर देखें एग्जाम्पल में तुम दिया है, तुम्हें दिया है, तुमने, तुझे, ऐसे अगर सर्वनाम दिए गए हैं, या फिर दिया है आप, जैसे कहा जाए आप कैसे हैं, आप कैसे हैं इसका मतलब आपके सामने कोई है और वो कौन है? वो कोई पुरुष ही है। आप कैसे हैं तो जवाब देगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा श्रोता था, उसने मुझे, उस पर्सन ने, उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया, तो आप भी मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये हम वाक्य को पढ़ के जानेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो इस आपको ज़रूर ध्यान रखना है।
आगे अभी इसी के बारे में, आप शब्द के बारे में और नीचे बात होगी, मैं इसको डिफाइन करूँगा। तो दोनों एग्जाम्पल से देखेंगे। इसमें बात की जाएगी आप कैसे हैं, तो आप कैसे हैं इसका मतलब आप ठीक हैं, तो इसका मतलब आपसे ये बात हो रही है कि जो कर्ता है, जो वक्ता है, वो श्रोता से बात कर रहा है। तो वक्ता जो होगा वो हो जाएगा उत्तम पुरुष, और जो मध्यम पुरुष के अंतर्गत या श्रोता के अंतर्गत मध्यम पुरुष हो जाएगा। उसके बाद में अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में अगर हम बात करें, जैसे हो जाएगा उन्हें, उनको, उन्होंने, इस तरह से अगर शब्द आए या किसी तीसरे पर्सन के बारे में अगर बात हो रही है तो वो हमारा अन्य पुरुष कहलाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध कराता है। अगर हम बात करें निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है, अगर हम चार्ट के माध्यम से देखें तो ये इसके दो तरह से इसके भेद बताए गए हैं। पहला है आपका निकटवर्ती और दूसरा है दूरवर्ती। निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती के अंतर्गत अगर देखें तो हो जाएगा यह, ये, और दूरवर्ती की बात करें वह और वे। ये दो शब्द आएंगे यहाँ पर सर्वनाम के अंतर्गत। ये दो सर्वनाम आपको ध्यान रखना है। अब अगर निकटवर्ती की बात करें, निकटवर्ती की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरे पास और ये वस्तु है, तो ये निकट है मेरे पास। लेकिन अगर कोई वस्तु है और वो वस्तु दूर रखी है तो उसे हम क्या कहेंगे? जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है तो आप कहेंगे यह, या मैं कहूँगा यह मेरा मार्कर है। यह मेरा, जैसे एक एग्जाम्पल से लें, यह मेरा पेन है। और इसमें अगर हम बात करें दूरवर्ती में, वह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पर इन दोनों वाक्यों से ये पता चल रहा है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नज़दीक है। यह मेरा पेन है, ये बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन कहा जाए वह मेरी पुस्तक है, इसका मतलब वो पुस्तक आपकी क्या है? दूर रखी हुई है कहीं। तो जो निकट की बात करेगा वो आपका यह और ये हो जाएगा, और जो दूरवर्ती की बात करेगा वह और वे हो जाएगा। उसके बाद में अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करें तो इसमें भी दो भेद हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा ये होगी जिस वस्तु से हमें अनिश्चित का बोध होता है या निश्चित का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन कौन से इसके दो प्रकार हैं? एक तो हो जाएगा आपका प्राणिबोधक, प्राणिबोधक, और दूसरा हो जाएगा वस्तुबोधक। प्राणिबोधक का मतलब ये हुआ कि कोई सर्वनाम आएगा वो किसी व्यक्ति के बारे में बात करेगा, और यहाँ पर जब दूसरा होगा सर्वनाम वो आपका किसी वस्तु से बात करेगा। जैसे और अनिश्चय दिया है, इसका मतलब वहाँ पर किसी अनिश्चित वस्तु के बारे में ही बात की गई होगी। अगर हम बात करें, जैसे दिया है, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। प्राणिबोधक, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर प्राणिबोधक में कोई एक शब्द हो जाएगा और वस्तुबोधक में हो जाएगा कुछ। वस्तुबोधक में क्या हो जाएगा? कुछ। अब देखो एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे। जैसे कहा जाए कोई घर आया है, कोई घर आया है। दूसरे में अगर हम बात करें कुछ लेकर या करें राम घर कुछ लेकर आया है।
राम घर पर कर दें, या फिर एक अन्य एग्जाम्पल से देखें, घर में कुछ नहीं बचा, घर में कुछ नहीं बचा। जैसे देखा होगा कभी कभी कोई हादसा हो जाता है तो कहते हैं घर में कुछ नहीं बचा, आग लग गई या इस तरह से कंडीशन दी गई है। तो हम आएंगे अपने टॉपिक पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से अनिश्चित का बोध होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके भी दो भेद होते हैं, प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। प्राणिबोधक में किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी और वस्तुबोधक में किसी वस्तु के बारे में बात की जाएगी। इसके उदाहरण से देखेंगे, कोई घर आया है, कोई घर आया है, इसका मतलब ये हुआ आपको पता नहीं चला कौन घर आया है, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हुआ। और कोई आया है, इसका मतलब कोई व्यक्ति आया है। अगर जब आप बाहर पहुँचते हैं या घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कौन आया है, उसके बाद में वस्तुबोधक की बात करें, जब आपको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति आया है, जब आप पहुँचते हैं फिर देखते हैं कि कोई चीज़ वो लेके आया है, तब आप कहते हैं कि कुछ लाया है, कुछ लाया है। या जैसे कहा जाए घर में कुछ नहीं बचा, या वही व्यक्ति घर में लेके आता है तो आप कहते हैं कि हाँ इस पॉलीथीन में वो कुछ लेकर आए हैं। लेकिन जब आप उसको खोलते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर क्या है। तो कोई आया है, कुछ लाया है, तो कोई वो व्यक्ति हो जाएगा और कुछ लाया है तो वो वस्तु हो जाएगा। उसके बाद में संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से आपस में या एक वस्तु का दूसरे वस्तु से आपस में संबंध दिखाया जाता है। जैसे कहा जाए जो आया है, जो आया है सो जाएगा। इसका मतलब जो आया है और सो मतलब वह, जो आया है वह जाएगा या फिर जो आया है सो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से क्या कर दिया गया है, संबंध दिखा दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके भी दो भेद हैं। अगर हम देखें, एक है प्राणिबोधक, प्राणिबोधक, और नंबर 2 पे आएंगे हो जाएगा आपका वस्तुबोधक। प्राणिबोधक और वस्तुबोधक। तो प्राणी में बात करेंगे जो प्राणी होगा उसके बारे में बात की गई होगी, और वस्तुबोधक में जो वस्तु के बारे में बात की गई होगी। तो कौन से है, प्राणिबोधक में एक शब्द दिया है क्या, प्राणिबोधक में एक शब्द है कौन, और वस्तुबोधक में आएगा क्या। जैसे कहा जाए कि कौन घर आया है, कौन घर आया है, कौन घर आया है। और दूसरे सेंटेंस में अगर हम बात करें, लिखा हो क्या लेकर आया है। दो वाक्यों से हम बात करेंगे, यहीं पर इस प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो प्राणिबोधक में कौन होगा, वस्तुबोधक में क्या होगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ें, देखें यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, और दूसरे वाले वाक्य में देखें तो वहाँ पर किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है। कौन घर आया है, इसका मतलब कोई व्यक्ति आया है। तो जब व्यक्ति आया है तो ये हमारा कोई प्राणिबोधक हो जाएगा। उसके बाद में क्या लेकर आया है, क्या लेकर आया है, कोई भी वस्तु मार्केट से लेके आया है, इसका मतलब वो कोई हमारी वस्तु होगी। ठीक है। उसके बाद में अंतिम में हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपका एक शब्द दिया है आप, अभी मैंने आप वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के अंतर्गत बात की थी। यहाँ पर भी एक शब्द आया है आप, स्वयं या फिर खुद या फिर निज, ये सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से देखेंगे, इन शब्दों से ये पता चलेगा
आपका प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है। तब आपको देखना है कि ऐसे शब्द दिए हैं या जो हमारा सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो निजवाचक है या हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष के बारे में बात की गई है। तो निजवाचक सर्वनाम से जिसमें स्वयं के बारे में पता होता है या किसी कार्य के करने के लिए स्वयं के बारे में बात की जाती है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम इसका, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब ये वाक्य लिखा है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वयं शब्द दिया गया है। इसका मतलब ये पता चला कि निजवाचक सर्वनाम से स्वयं के बारे में बात की जाती है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ तो ये निजवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए आप कैसे हैं तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हमारा वक्ता होगा वो उत्तम पुरुष होता है, जो श्रोता होता है मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही जो विषय वस्तु है वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम के बारे में ये 6 भेद दिए गए थे। और सर्वनाम की जब संख्या पूछेगा तब सर्वनाम की संख्या हो जाएगी 11। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा सबका नाम। सर्वनाम को अन्य किस नाम से जानते हैं तो संज्ञा प्रतिनिधि के नाम से जानते हैं। परिभाषा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के जो भेद कितने होते हैं तो 6, आपके 6 भेद दिए गए हैं। प्रश्न पूछेगा आयोग में आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तब आपको 6 पता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके 3 होंगे और एक अतिरिक्त इसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सर्वनाम के बारे में मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।